Welcome back to Learn Continental English. I welcome the children of class 10 CBSE board because आज हम आपके बुक फर्स्ट फ्लाइट का सेकेंड पोएम करने जा रहे हैं. लास्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट पोएम किए थे, दैट वाज डस्ट ऑफ स्नो. Those who have not seen that video of dust of snow, please go and just watch that video, try to understand that poem, because both these poems, that is Dust of Snow and Fire and Ice, written by the same poet Robert Frost or Robert Lee Frost, is very important. So today we are going to do the second poem of your first flight book, that is Fire and Ice. Now इस poem का हम क्या क्या करने वाले हैं, let me tell you that. So we are going to cover the introduction of the poem, the first thing. The second thing, we are going to cover the theme of the poem. Third, tone of the poem. Then we are going to do, I'm going to tell you few lines about the poet. That is very important. Why? क्योंकि सपोज कि आपको पोएम का या तो समरी लिखने आ गया या कोई लॉन्ग आंसर आपको आया लिखने. इफ़ यू रिमेंबर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फॉर श्योर आपको एग्जाम्स में आता है फ्रॉम द पोएम्स. सो अगर आप थोड़ा सा पोएट के बारे में लिख दोगे तो यू विल श्योरली फेच एक्स्ट्रा मार्क्स. क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर है वो समझेगा कि ये बच्चा डीप स्टडी किया है and he has done a research on the poet also, so you will surely get extra marks compared to other children. Okay, so about the poet हम few lines करेंगे. Next I am going to give you the word meanings of the poem. उसके बाद मैं आपको explanation दूंगी line by line. उसके बाद हम poetic devices करेंगे poem का, and last we are going to do the question answers. So let us start with the introduction of the poem. So the name of the poem is Fire and Ice by Robert Frost, but इनका पूरा नाम है Robert Lee Frost. Okay, तो Fire and Ice is a very important poem, and you can say it's a beautiful poem. Why? Because इसमें human emotions of desire and hatred को के बारे में बताया गया है कि how it can lead to destruction and end of the world. Okay, so remember this poem is very important from the examination point of view. Now इसमें fire and ice का अगर if you describe or if you want to know the meaning of the title of the poem, okay, कि इस poem का title fire and ice क्यों है. Okay, सो अगर हम इस टाइटल की अगर बात करें फायर एंड आइस, तो इसमें देयर आर टू फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड बाय द पोएट. व्हाट आर दे? सबसे फर्स्ट है मेटाफर. मेटाफर कैसे है? बिकॉज फायर को यहाँ पे डिज़ायर से कंपेयर किया गया है और यहाँ पे आइस को हेट्रेड से कंपेयर किया गया है. तो इफ़ यू रिमेंबर व्हाट इज़ अ मेटाफर, मेटाफर एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें दो चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं विदाउट यूजिंग लाइक और एज. फिर से मैं आपको बताती हूँ, यहाँ फायर को डिज़ायर से कंपेयर किया गया है और आइस को हेट्रेड से कंपेयर किया गया. अभी आपको नहीं समझ में आएगा अनलेस एंड अनटिल मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगी. ओके, सेकेंड, इस टाइटल में एक और फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, दैट इज सिंबॉलिज्म. व्हाई? व्हाट इज सिंबॉलिज्म? सिंबॉलिज्म एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जो जनरली पोएट्स यूज करते हैं. इनफैक्ट दे यूज वर्ड्स और सिंबल्स टू रिप्रेजेंट समथिंग एल्स. ओके, तो यहाँ पे फायर जो वर्ड है वो किस चीज़ का सिंबल है? डिज़ायर का सिंबल है. और आइस किस चीज़ का सिंबल है? हेट्रेड का सिंबल है. सो रिमेंबर इस टाइटल में, इस पोएम के टाइटल में दो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है. द फर्स्ट वन इज मेटाफर एंड द सेकेंड वन इज सिंबॉलिज्म. ओके, सो लेट अस डू द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम. सो दिस पोएम इज हाईली सिंबॉलिक. वाई इट इज़ हाईली सिंबॉलिक? क्योंकि मैं बार बार आपको बोल रही हूँ यहाँ पे फायर को डिज़ायर से कंपेयर किया गया है और आइस को
हेट्रेड से कंपेयर किया गया है। अब हम इस पोएम का थीम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम? एक्चुअली यहाँ पे पोएट हमें मैसेज देना चाहते हैं, या इस पोएम का थीम है कि ह्यूमन इमोशंस ऑफ डिज़ायर एंड हेट्रेड विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन एंड एंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब लोगों में इतना ज़्यादा डिज़ायर बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा हेट्रेड हो जाएगा एक दूसरे के लिए कि इट विल लीड टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, राइट? What is the tone of the poem? इस पोएम का टोन है that is very sorrowful. Obviously, if the world will come to an end, nobody will be happy. So इसका टोन कैसा है? Sorrowful है and it is very pessimistic. Pessimistic क्या होता है? Negative, right? Optimistic का opposite होता है pessimist. So remember, इसका जो टोन है that is sorrowful and pessimist, right? So we have discussed the theme and the tone of the poem. अब मैं आपको थोड़ा सा पोएट के बारे में बताऊंगी। तो आपके बुक में पोएट का नाम लिखा हुआ है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बट इनका पूरा नाम है, याद रख लीजिए, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। So let us start with the first line about the poet. Robert Lee Frost was born on March 26, 1874, San Francisco, California in US. इनका जन्म हुआ था 26 मार्च को 1874 में सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, US में। सेकेंड पॉइंट है, ही वॉज एन अमेरिकन पोएट, यानी वो अमेरिका के पोएट थे, अमेरिका में उनका जन्म हुआ था, और हिज वर्क वॉज इनिशियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड बिफोर इट वॉज पब्लिश्ड इन अमेरिका। ऑल्दो उनका जन्म अमेरिका में हुआ था, बट इनका जो भी वर्क है, जो भी इनका पोएम्स था, पहले इंग्लैंड में पब्लिश हुआ, उसके बाद इनका पोएम्स अमेरिका में पब्लिश हुआ। थर्ड पॉइंट है, इनका ऑक्यूपेशन क्या था? सो ही वॉज अ पोएट एंड अ प्ले राइट। पोएट का मतलब होता है जो पोएम्स लिखता है, एंड प्ले राइट का मतलब होता है जो प्लेज लिखता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स आर द रोड नॉट टेकन, जो कि क्लास 9th में आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो, फायर एंड आइस इसी बुक का सेकेंड चैप्टर है। थर्ड पोएम इनका है नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, फोर्थ है न्यू हम्पशायर, एंड फिफ्थ पोएम है इनका मेंडिंग वॉल। सो याद रखिए, जब भी आप किसी भी पोएट के बारे में अगर आप कुछ लर्न कर रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, तो उनका कुछ इम्पॉर्टेंट 4 to 5 इम्पॉर्टेंट वर्क्स ज़रूर आपको जानना चाहिए। सो इसको मैं रिपीट करती हूँ। सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स आर द रोड नॉट टेकन, फायर एंड आइस, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, न्यू हम्पशायर एंड मेंडिंग वॉल। ओके, उसके बाद कुछ आपको इनके अवार्ड्स के बारे में भी जानना चाहिए, कि कम से कम एक आध अवार्ड जो उनको मिला हुआ है वो आपको पता रहना चाहिए। सो ही इज़ द ओनली पोएट टू रिसीव 4 पुलिट्ज़र प्राइजेस फॉर पोएट्री, यानी इनकी पोएट्री के लिए इनको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार पुलिट्ज़र प्राइज़ मिला हुआ है। अब इनका डेथ जो हुआ था, ही डाइड ऑन January 29, 1963, बॉस्टन, मैसाचुसेट्स, एट द एज ऑफ 88. सो when he was 88 years old, January 29 को 1963 बॉस्टन में इनका डेथ हो गया था। आई एम गोइंग टू रीड द पोएम line by line and give you the explanation. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. Okay, so let me first give you the important word meanings. The first word is desire. Desire का मतलब क्या होता है? Wish, इच्छा। सेकेंड वर्ड है टेस्टेड। नाउ रिमेंबर, यहाँ पे पोइट उस टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं जो हमें अच्छा टेस्ट लगता है, खाना खा के ख़राब टेस्ट लगता है। ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट दैट टेस्ट। यहाँ पे टेस्टेड का मतलब है एक्सपीरियंस्ड, व्हाट पोइट हैज़ एक्सपीरियंस्ड, राइट?
थर्ड वर्ड इज होल्ड। होल्ड का मतलब यहाँ पर है अग्री, ओके। नेक्स्ट वर्ड है फेवर। फेवर का मतलब होता है सपोर्ट करना या अप्रूव करना, ओके। नेक्स्ट वर्ड है सफाइस। सफाइस का मतलब होता है सफिशिएंट, इनफ, राइट। सो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू line by line. Some say that the world will end in fire and some say in ice. Now poet हमें बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं, स्पेशली यहाँ पे कुछ लोग वो उन साइंटिस्ट को रेफर कर रहे हैं जो ऐसा प्रेडिक्ट किए हैं कि इस वर्ल्ड, ये जो दुनिया है ना, वो एक दिन ख़त्म हो जाएगी। किस चीज़ से ख़त्म होगी? वर्ल्ड में टेम्परेचर इतना राइज कर जाएगा, इतनी गर्मी हो जाएगी कि लाइफ विल बी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हम लोग एक सर्टेन टेम्परेचर को ही हमारा बॉडी बर्दाश्त कर सकता है। बहुत हाई टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा गर्मी हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ओके। सो दुनिया कैसे ख़त्म हो जाएगी? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर जाएगा। हाउएवर कुछ साइंटिस्ट ऐसा प्रेडिक्ट किए हैं कि टेम्परेचर इतना गिर जाएगा ना कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी। वाई? बिकॉज एवरीथिंग विल फ्रीज, सब कुछ बर्फ़ हो जाएगा और उस उतना लो टेम्परेचर हमारा बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो एक्चुअली ये तो लिटरल मीनिंग है। व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग? नाउ रिमेंबर, मोस्ट ऑफ द पोएम्स का एक लिटरल मीनिंग होता है और एक एक्चुअल मीनिंग होता है। एक्चुअल मीनिंग जो कि हिडन रहता है। तो मैंने टाइटल ही आपको बताया है कि फायर एंड आइस, ओके। यानी फायर क्या है? फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड। यानी कि इसका एक्चुअल मीनिंग है कि दुनिया को एक दिन ख़त्म होना है। भाई किस चीज़ से ख़त्म होगा? लोगों में इतना ज़्यादा डिज़ायर बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा इच्छा बढ़ जाएगी कि क्या होगा, लोग एक दूसरे को मारने पर तुल जाएंगे। और इनफैक्ट ये हम लोग वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस। आप इनफैक्ट न्यूज़पेपर में अर्ली मॉर्निंग क्या पढ़ते हो? एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी। क्यों हत्या कर दी? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी, ओके। नाउ भाई भाई में, इनफैक्ट फादर सन में, सब में प्रॉपर्टी को लेके इतना ज़्यादा लड़ाई हो जाता है कि इनफैक्ट दे किल वन अनदर। तो आखिर में क्या है? ये डिज़ायर के कारण हो रहा है। वाई? बिकॉज डिज़ायर लीड्स टू ग्रीड। ग्रीड मतलब लालच, एंड डिज़ायर ऑल्सो लीड्स टू सेल्फिशनेस। अब इसको अगर आप ऐसे अगर समझोगे कि कैसे लोगों का डिज़ायर इतना बढ़ जाएगा कि लोग एक दूसरे को मारने पर तुल जाएंगे। क्योंकि आज अगर हमारे घर में एक एसी होता है, बेडरूम में होता है, तो हम चाहते हैं कि हमारे ड्राइंग रूम में भी हो जाए, हमारे अदर रूम्स में भी एसी हो जाए। उसके बाद भी अगर हमारे पास बिहार में घर हो जाता है तो हम सोचते हैं अरे यार एक दिल्ली में भी घर हो जाए, एक मुंबई में भी हो जाए। अगर हमारा एक बेटा लंदन में पढ़ता है तो हम सोचते हैं हमारा दूसरा बेटा जाके अमेरिका सेटल हो जाए। तो ये जो दिन पर दिन जो डिज़ायर है ना, वो बढ़ते चला जाता है। आप बच्चे जो हैं, अगर आज आपको पापा एक स्मार्टफोन दे देते हैं तो कल को आप पापा को क्या बोलते हैं? पापा मुझे एक लैपटॉप दिला दो। अगर लैपटॉप भी दिला देते हैं तो क्या आप बोलते हो? कि पापा मुझे एक बाइक दिला दो। अगर बाइक भी दिला देते हैं तो आप क्या बोलते हो? कि पापा मुझे एक 4 व्हीलर दिला दो। सो ये डिज़ायर बढ़ते चला जाता है, एंड डिज़ायर अल्टीमेटली लीड्स टू ग्रीड एंड सेल्फिशनेस, जिसके कारण पीपल स्टार्ट मर्डरिंग वन ईच अदर, किलिंग वन अनदर, राइट। सो यानी कि जो पोएट हैं वो बोल रहे हैं कि दुनिया में इतना ज़्यादा डिज़ायर बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा नफ़रत बढ़ जाएगा कि इट विल लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, एंड ऑफ द वर्ल्ड। यानी ये ह्यूमन इमोशंस ऑफ डिज़ायर एंड हेट्रेड, ये क्या हो जाएगा? ये दुनिया को ख़त्म कर देगा। और अगर आप पौराणिक कथा, ओके, अगर रामायण और महाभारत की बात करो तो इनफैक्ट वहाँ भी डिज़ायर और हेट्रेड के कारण ही बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। सबसे पहले अगर हम रामायण की बात कर लें तो अगर आप जानते हो, इनफैक्ट यू मस्ट बी नोइंग कि डिज़ायर ऑफ, क्योंकि रावण जो था उसको डिज़ायर हो गया था माता सीता का, जिसके कारण इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया था। बट इससे ज़्यादा अगर आप महाभारत की अगर बात करो तो महाभारत में क्या था? कौरव्स जो थे उन लोग का बहुत एक्सट्रीम डिज़ायर था, राइट। उन लोग एक भी चीज़, एक भी ज़मीन का टुकड़ा
पांडव्स को नहीं देना चाहते थे। ये वो क्या बोले थे कि मैं सुई के बराबर भी ज़मीन आप लोग को नहीं दूंगा, जो कि उन लोग का डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं था। उन लोग सिर्फ 5 गांव का डिमांड किए थे, वो भी उन लोग नहीं दे पाया। इससे क्या हुआ कि इन लोग एक जुआ खेले, जिस जुआ में जब पांडव जब हार गए तो लास्ट में उनको द्रौपदी को दाव पे लगाना पड़ा, और द्रौपदी का भली सभा में चीरहरण होने के कारण बहुत बेइज्जती हो गई, जिसके कारण द्रौपदी में बहुत ज़्यादा नफरत हो गया। और वो क्या बोली कि जब तक इन लोग का नाश नहीं होगा, इन लोग नष्ट नहीं होंगे, मैं अपना बाल नहीं धोऊंगी। ओके, तो क्या हुआ, एक्सट्रीम हेट्रेड था। तो यहाँ पे डिज़ायर एज वेल एज हेट्रेड दोनों ही रिस्पॉन्सिबल था, विच लेड टू द डिस्ट्रक्शन, सो मच ऑफ डिस्ट्रक्शन। ओके, वहाँ भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन था, और कॉज क्या था, डिज़ायर एंड हेट्रेड। ओके, सो अब हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत सफिशिएंट एग्जाम्पल्स दे दिया है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। अब हमारे पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बोल रहे हैं कि जहाँ तक मैंने टेस्ट किया है, रिमेंबर टेस्ट नहीं, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यानी मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ, उन लोगों को सपोर्ट करता हूँ, उन लोगों को अप्रूव करता हूँ जो ऐसा बोल रहे हैं कि ये दुनिया ख़त्म होगी। किस चीज़ से ख़त्म होगी, फायर से, यानी कि डिज़ायर से। यानी पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी उन्हीं लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि ये दुनिया किस चीज़ से ख़त्म होगी, फायर से, यानी कि फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर। लोगों का डिज़ायर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा दैट इट विल लीड टू डिस्ट्रक्शन एंड एंड ऑफ द वर्ल्ड, राइट। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। अब हमारे पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बोल रहे हैं, पेरिश का मतलब होता है डाई या डिस्ट्रॉय, या तो मर जाना, नहीं तो नष्ट हो जाना। सो पोइट हमारे बोलते हैं कि अगर दुनिया को एक बार नहीं 2 बार ख़त्म होना है, रिमेंबर 2 times, विच इज़ नॉट पॉसिबल। कोई भी चीज़ एक ही बार मरता है। सपोज़ कि मेरे दादाजी का डेथ हुआ था, तो ऐसा नहीं हुआ था कि वो एक बार मर गए थे, फिर जिंदा हो गए और फिर मर गए, नहीं। कोई भी ह्यूमन बीइंग भी, कोई भी चीज़ एक ही बार मरता है और एक ही बार ख़त्म होता है। तो ये पोएट अपने में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं अपने सेंटेंस को कि अगर दुनिया को 2 बार ख़त्म होना है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। तो हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं कि जहाँ तक मैं सोचता हूँ या मैं जानता हूँ, हेट्रेड भी कोई कम नहीं है दुनिया को ख़त्म करने के लिए। फिर वो क्या बोल रहे हैं, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। इफ़ यू रिमेंबर इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्या बोला था कि आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड, नफरत। यानी कि आप बोल रहे हैं कि अगर दुनिया को 2 बार ख़त्म होना है तो आइस भी ग्रेट है, यानी हेट्रेड भी ग्रेट है दुनिया को ख़त्म करने के लिए। और एंड वुड सफाइस, सफाइस का मतलब होता है सफिशिएंट, यानी कि अगर दुनिया को 2 बार ख़त्म होना है तो हेट्रेड भी ग्रेट है और सफिशिएंट है दुनिया को ख़त्म करने के लिए।